चीफ नए सिपह सालार अपनी मनसब का चार्ज संभालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन करार दिया जा रहा है कल को, और उसके बाद पनामा लीक्स की जो ट्रायल है, जो समातें हैं, वो भी 30 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। इस पर और दीगर सियासी खबरों पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी ये जो आज चार्ज संभाला है चेयरमैन जॉइंट चीफ और कल आर्मी चीफ अपना मनसब का चार्ज संभालेंगे, इस पर तो मैं बाद में आपसे सवाल करूंगी, लेकिन ये गुज़िश्ता रोज जो एक इंटरव्यू आया है और उसमें अब्दुल कादिर बलोच साहब ने ये कह दिया है कि जनरल मुशर्रफ को सपोर्ट किया है जनरल राहील शरीफ साहब ने, इस पर आपका क्या तबसरा होगा? देखें जी, कादिर बलोच साहब जो हैं बहुत ही नफीस आदमी है, बहुत ही मासूम, और उनको वो ज़ाहिर काबीना के एक वजीर रहे हैं, मुशर्रफ साहब के दौर में मुशर्रफ साहब के दस्ते रास्त रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, अब्दुल कयूम साहब की तरह मुशर्रफ के साथ थे। वो बस ये फौज के थे, बाकी जो सिविलियंस में दलाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज साहब, वो सिविलियन साइड है, ये फौज की साइड जो नवाज शरीफ साहब के साथ चली गई। अच्छे नफीस आदमी है। मेरा ख्याल ये है कि आपने जिंगो बिलोबा का नाम सुना है? नहीं डॉक्टर साहब, अब ये पता नहीं कौन जिंगो बिलोबा, कोई अफ्रीका की मखलूक। जिंगो बिलोबा जो है ये एक जड़ी बूटियां होती हैं। अच्छा। और ये इस्तेमाल होती हैं बहुत से दवाइयां बनाने के लिए, जिनमें से एक दवाई जो खा के लोगों की याददाश्त ठीक हो जाती है। अच्छा। तो मैं ये जिंगो बिलोबा से बनी हुई कुछ अद्वियात मियां नवाज शरीफ साहब को, वजीर आजम पाकिस्तान को और उनकी तमाम काबीना को, और जितने उनके दरबार में नौरतन बैठे हैं और उनके दरबारों में जितने रतन बैठे हैं, उन सबको भिजवा रहा हूं, ताकि सब अपनी अपनी, क्योंकि देखिए बादाम, चिलगोजे, पिस्ते विस्ते तो खाते रहते हैं सब, लेकिन ये जिंगो बिलोबा खाने से और उसकी अद्वियात खाने से इनकी याददाश्त सबकी ठीक हो जाएगी। मुझे इस बात की उम्मीद है। पहली बात तो ये है कि कादिर बलोच साहब ने फरमाया कि राही शरीफ साहब ने कुछ बचाया उनको, मुशर्रफ साहब को। अब कादिर बलोच साहब, अगर कादिर बलोच साहब को यहां तक इसने पहुंचाया, वो भी मुशर्रफ साहब ने पहुंचाया। और कादिर बलोच साहब अच्छे आदमी है, लेकिन वो कुछ डरे डरे से लग रहे थे, वो फंस गए बीच में कहीं, ठीक है ना। राही शरीफ साहब का कहा जाता है कि नाम उन्होंने रिकमेंड किया था, जैसे चौधरी निसार साहब फंस गए, उन्होंने मुशर्रफ साहब का रिकमेंड किया था। तो ये बहरहाल इनकी जान छूटी इस बार, कहीं इनसे मशवरा नहीं दिया गया, इनको दूर रखा गया। तो अच्छे शरीफ आदमी है, लेकिन इनसे बात पूरी हो नहीं रही थी, डरे डरे घबराए थे हमारे दोस्त सलीम साफी के सामने। और उन्होंने फिर ये कहा कि जी वो मैंने सुना था, ये कहा था, वो कहा था, मतलब उधर भी वो खुश रखना है उन्होंने, इधर भी खुश रखना है, क्या करें, फंस गए बीच में। वो बहरहाल उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ जनरल मुशर्रफ को जो है वो बचाने की कोशिश की थी जनरल राही शरीफ साहब ने। अब ये कादिर बलोच साहब अगर होते राही साहब की, तो ये क्या फांसी लगवाते? यानी ये इतने अजीबो गरीब किस्म के लोग, यानी अच्छे लोग हैं मगर अजीबो गरीब कैफियत में है, अजीब ज़हनी कैफियत अजीब है इनकी, यानी अजीबो गरीब बात कर रहे हैं। तो एक बात, दूसरी बात ये जिनको बिलोबा में क्यों भेज रहा हूं इनको, इन्होंने एक और बात जो की है ना, एक और बड़ी मजेदार बात है इन्होंने की है। इन्होंने कहा कि जनाब कमर बाजवा साहब एक जबरदस्त अपराइट ऑफिसर, और कल उनके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा, चार संभाल लेंगे। अभी तो हम जनरल राही शरीफ साहब को इज्जत से खुदा हाफिज कह के उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करें। कल हम कमर बाजवा साहब बात करेंगे। लेकिन एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को मैं क्यों वजीर आजम को मैं क्यों भेज रहा हूं, ये जिनको बिलोबा दवाइयां जो हैं ये क्यों भेज रहा हूं, उसकी वजह यह है कि इनके साथ कुछ वही प्रॉब्लम है जो मोहम्मद मुर्सी, खैर अल्लाह ना करे वो, मैं एक गलत कंपैरिजन, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। वहां जब अभी किसी दोस्त ने मुझे बात याद दिलाई, जहां जब ये आया ना इजिप्ट के अंदर, ये तहरीक शुरू हुई और अरब स्प्रिंग शुरू हुई, जो भी नाम दे दें उसको। अरब स्प्रिंग तो खैर खाक बननी थी, वो जो पता नहीं क्या हुआ उसका। लेकिन हुआ ये कि वहां पे तहरीर स्क्वायर पे मैं मौजूद था। अच्छा, ये बात मुझे अभी किसी ने याद है, तहरीर स्क्वायर पे मैं मौजूद था। अखवानो मुस्लिमून के वहां पे बेशुमार लोग थे, लिबरल भी थे, सेकुलर भी थे, सारे हुस्न मुबारक को गालियां दे रहे थे। हुस्न मुबारक जो है वो ये है और वो है, इस्तीफा दे, फला दे। तो वहां पर अखवान के जो नौजवान थे, अखवान मुस्लिमून के, वो कहने लगे मुझे, उनमें से कुछ लोगों ने कहा, मैं और अल जजीरा, BBC, बाकी थे लोग, तो उन्होंने कहा कि फौज के अंदर जो है ना, वो अखवानुल मुस्लिमून के भी कुछ लोग हैं
अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये फौज के अंदर अखवान के भी लोग हैं, हुस्नी मुबारक की फौज अखवान के लोग, ये क्या चक्कर है? बहरहाल उन्होंने कहा हमारे भी लोग हैं और हमें सपोर्ट मिलेगी पूरी। खैर बहरहाल कुछ दिन बाद उन्होंने जबरदस्त किया, हुस्नी मुबारक गए और उनकी जगह जनाब मोहम्मद मुर्सी आ गए। कुछ मोहम्मद मुर्सी अखवान मुस्लिमून, उन्होंने आने के बाद बहुत ढूंढ ढांड के एक फौज के बंदे को नीचे से निकाला और उस बंदे को निकाला जिसके बारे में वो था कि ये अखवान मुस्लिमून का आदमी है। उसने एक पेपर लिखा था पेंसिल्वेनिया में, जब वो स्टाफ कॉलेज वगैरह में कहीं पढ़ रहा था, आर्मी अमेरिकन जो यूएस आर्मी कॉलेज वगैरह में, उसने पेपर लिखा था कि ये इस्लाम पसंद जमहूरियत होनी चाहिए, सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए। उसने बड़ी अखवान वाली लाइन ली हुई थी उस फौजी ऑफिसर ने, वो नजर में था कहीं अखवान के। उन्होंने उसको नीचे से ढूंढ ढांड के उसको अपनी फौज का सरबराह बना दिया। उसका नाम था जनरल सिसी। अब जनाब क्या हुआ, आज ये मुर्सी साहब ने अखवान मुस्लिमून की ज़हनियत वाला बंदा ढूंढा। उन्होंने कहा ये बंदा वो है, इसको नीचे से निकालो, ये बड़ा अच्छा बंदा, हमारा बंदा, साडा बंदा। वो निकाल के उन्होंने सिसी को झाड़ पोंछ करके उसको आर्मी चीफ बना दिया। अब आज सूरत हाल ये है कि मोहम्मद मुर्सी अंदर पड़े जेल के और जो अपना बंदा उन्होंने ढूंढा था वो जनरल सिसी बन गया है और अखवान वाले याद कर रहे हैं कि काश वो हुस्नी मुबारक होता, काश हुस्नी मुबारक होता, ये फिरौन कहां से आ गया, ये कौन आदमी है, इसकी झाड़ पोंछ करके खूब मोहम्मद मुर्सी ने निकाला था। काश मैं मोहम्मद मुर्सी को ये जो जिंको बिलोबा दवाई है मैं उस वक्त उनको भेज सकता, काश मैं भेज सकता, वो मुझे उस वक्त नहीं मिले। एक सोच होती है अदारे की, वो अपना बंदा ढूंढ के चक्कर में वो जनाब गायब। ये अब वो जेल में पड़े, वो जो है जनाब वो राज कर रहे हैं वहां पे। अच्छा, कितनी दर्दनाक कहानी है, बड़ा सुनते हुए बताते हुए बड़ा अफसोस होता है, मगर क्या करें। ये देखें ना, अब इस तरह से और भी शख्सियात, मोहम्मद मुर्सी साहब के साथ तो हमारी दुआएं हैं, मगर ये कि और भी शख्सियात इस तरह हमें नजर आती रही है माजी में, पाकिस्तान के अंदर भी। उन्होंने साडा बंदा ढूंढा, फिर वो सलाखों के पीछे उनकी तस्वीरें आई। बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे। देखें एक बात, इसका कोई ताल्लुक नहीं है जो मौजूदा बात है ना, ये तो पाकिस्तान तो अचानक मेरे जहन में अचानक आ जाते हैं ना, आपके जहन में आ जाती है कोई बात, साडा बंदा ढूंढा, तो मोहम्मद मुर्सी ने भी ढूंढा था साडा बंदा। अब एक बात कादिर बलोच साहब ने बता दी और हुकूमत बार बार कह रही है, हुकूमत बार बार कह रही है कि कमर बाजवा साहब जो थे वो जब धरना हुआ तो उस वक्त वो 10 कोर को हेड कर रहे थे। और इस यानी देखिए ना कितनी एक अजीब और गरीब फजूल बात, फजूल तरीन बात इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। और उस वक्त इस बुनियाद पे वो साडा बंदा ये कर रहे हैं ना बातें। अब जनाब कादिर बलोच साहब और वजीर आजम साहब को अगर मैं जिनको बिलोबा भेजूं तो इनको याद आए कि जब जनरल मुशर्रफ अपनी रिहाइश गाह से निकलते थे हॉस्पिटल जाने के लिए और यहां रूट लगता था रावलपिंडी में, उस वक्त कोर कमांडर पिंडी कौन था? जनरल कमर बाजवा साहब। जब वो एडमिट हुए थे एआईएफसी में और वहां पर सारी सिक्योरिटी थी और चौधरी निसार साहब ये सारा फैसिलिटेट कर रहे थे, यही हुकूमत कर रही थी ना। उस वक्त 10 कोर को कौन हेड कर रहा था? पिंडी में सारा ये रूट वूट सारा 111 ये कौन था? कमर बाजवा साहब, जिनको बिलोबा दवाई खाएं ताकि याददाश्त आपकी दुरुस्त हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सियासी खबरों बाद में आता हूं, ये जरा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है आज। अच्छा, जनरल राही शरीफ साहब ने अपनी आखिरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बतौर आर्मी चीफ आज उसकी उन्होंने सदारत की या सरबराही की, इजलास की, कराची तहसीन पेश किया सबने और बड़ा जबरदस्त उनको। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, वो ये है कि देखें ये वो चीजें जो आपके सियासतदानों में यानी क्या प्रॉब्लम क्या है। देखिए ना, अब जो मैं कल भी बात कर रहा हूं ये कोई सिविल मिलिट्री ताल्लुक नहीं है, ये गवर्नेंस का ताल्लुक है। अब मैं क्या बताऊं, हार्ट ऑफ एशिया में जा रहे हैं सरताज अजीज 3-4 तारीख को अमृतसर जा रहे हैं, वहां अशरफ गनी पहुंचे हुए हैं, वहां पर दुनिया भर पहुंची हुई पाकिस्तान की दहशतगर्दी हुई है, वो हेलीकॉप्टर चार्ज दे रहे हैं इंडिया वाले उनको, क्या एक सरताज अजीज सा कंफ्यूजन। अच्छा, मैं अभी आता हूं जरा इस पे वापस, पहले मैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बात कर लूं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक तो खराज तहसीन पेश किया गया, तमाम की तमाम। अब आप देखें अदारे किस तरह काम करते हैं, ये दरबार नहीं है, दरबार होता ना ये तो कितनी गड़बड़ होती एक, यानी अब आप देखें फौज ने आज, फौज में क्या हुआ है, ये था ना कि वो पॉलिसियां चेंज तो यूं ऐसे हो जाएगा, तो सर जाते जाते बड़ा न्यूट्रल, बड़ी गैर मामूली बात है, पाकिस्तानी फौज में 2 अहम तरीन, अगर आप सोचें ना, अहम तरीन पोस्ट कौन सी हो सकती हैं?
ठीक है ना, एक तो आर्मी चीफ हो गए, उसके बाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, उस पर राहिल शरीफ साहब ने जाते जाते, बड़ा अनयूजुअल है ये नहीं कि कमर हेड्स ऑफ टू कमर बाजवा साहब हैं सर, देखिए ना, वो नहीं कि कमर बाजवा साहब आए तो बेतकर हुई, जाते जाते राहिल शरीफ साहब ने इंपॉर्टेंट तरीन पोस्टों में से एक पोस्ट यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, और वो किसने खाली की थी? जनरल जुबैर हयात ने। जनरल जुबैर हयात ने जो पोस्ट खाली की, वहां पर वो आमिर रियाज साहब को लेकर आ गए बलोचिस्तान से उठा के, जो कि यानी ये नहीं कि वो अगली मीटिंग में भी हो सकता था ना, लेकिन फैसला राहिल शरीफ साहब करके गए। यानी आप जरा देखेंगे जहन कितने मिल रहे हैं अदारे के, और अदारा कैसे मैसेज भेज रहा है कि पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। दूसरा मैं आपको बताऊं, एक तो आमिर रियाज आपको जानते हैं सारे, अच्छा ये जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होता है ना, ये बेसिकली डीजीएमओ, ये पूरा ऑपरेशनल यानी ऑपरेशनल इंटेलिजेंस सारा, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। और इस पोस्ट पे कौन कौन रहा है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स में से बेशुमार इस पोस्ट पे रहे हैं, सवाए मेरे ख्याल से जनरल कियानी और मुशर्रफ साहब के। और अगर नवाज शरीफ साहब को समझना है इस बात को कि ये कौन सी पोस्ट है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कौन होता है, तो मैं उनको याद दिलाऊं कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल महमूद होते हैं। 12 अक्टूबर को जनरल महमूद होते हैं। 10 कोर पिंडी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल महमूद, जनरल अजीज, ये नाम जरा याद करें। नवाज शरीफ साहब तो इनको अंदाजा होगा कि ये पोजीशन कौन सी है, तो वहां पर वो राहिल शरीफ साहब जनरल आमिर रियाज को अपॉइंट कर गए। दूसरी जो पोस्ट है, इससे पहले मैं आपकी बाकी खबरों में मैं जरा बताना चाहूंगा कि दूसरी जो पोस्ट है वो सदर्न कमांड, जो बहुत ज्यादा यानी सी पैक, ठीक है, आपके बलोचिस्तान की दहशतगर्दी, ये पूरा जो कुछ हालात हैं, गवादर, ये सारा, वहां पे शाहिद बेग मिर्जा साहब गालिबन अपॉइंट हुए, यही नाम है जनरल शाहिद बेग मिर्जा साहब, यही नाम। अच्छा, अब ये शाहिद बेग मिर्जा साहब के बारे में मैं अपनी एक जाती जरा मेमोरी भी है चूंकि, लेकिन लोगों को बताऊं कि ये कौन साहब है। 2005 का ज़लज़ला याद है, सबको याद होगा, पाकिस्तान में किसी को भूला नहीं होगा। 2005 की क़यामत जो आई थी, और 2005 के ज़लज़ले में चंद लोगों ने जो पहले पहुंच के कवर किया था, उनमें मैं भी था, कोई एहसान नहीं था, लेकिन हम पहले पहुंच गए थे वहां सबसे पहले, और वहां पे एक क़यामत थी, ठीक है। और वहां पर 2005 में एक मैंने कोई मेरे ख्याल से महीना गुजारा होगा वहां पे, वहां से कवर करता रहा और जो भी कुछ हुआ। लेकिन वहां ये हुआ कि बहुत से आ गई, पूरे मुल्क आ गया था, सारे लोग, ईदी साहब, सियासी जमातें, अल खिदमत, इब्रार इमरान खान, मियाँ साहब भी रोज फोन करते थे वहां से बाहर से कि काश में होता तो ये करता, डॉक्टर साहब मेरा दिल रो रहा है उस जमाने में। अच्छा, तो वहां पर बहुत सारे नौजवानों के साथ आर्मी के हम सॉटीज होती हैं जो हेलीकॉप्टर्स में जाते हैं आप, और मुख्तलिफ जगहों पे जाके आप सामान मुकर्रर, तो वहां पर सॉटीज ये हेलीकॉप्टर में बैठ के हमारा तो हाल बुरा हाल हो गया था, बुरा हाल। लेकिन जो पायलट्स होते थे वो जाहिर है कि डॉक्टर साहब आप आ जाएं, उधर हम जग देकर आते हैं, अच्छा वो देखें, अच्छा कई दफा हम पॉइंट आउट कर रहे होते थे कि वो देखें वो गांव तबाह हुआ है, वहां रुके, वो फिर वो जाते थे वहां। तो वहां पर बहुत से नौजवान बड़े हमने जबरदस्त देखे, सिविलियंस भी होते थे और फौज के भी, एक हो गई थी, कौम एक हुई थी। वहां रमजान के दिन थे और एक वहां पे नौजवान के साथ जो आर्मी के थे, उनके कई लोगों के साथ, लेकिन अब मैं रिकॉल कर रहा हूं आज खास वजह से, तो उनके साथ बड़ी गपशप लगती थी, और वो बहुत ही एक्टिवली वो था कि इधर इस गांव में जाना है, उस गांव में जाना है, उधर देना है, ये देना है, वो देना है। मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे याद है, कि अफ्तार का टाइम हो रहा था, तो हमने कहा कि अंधेरा हो रहा है, आप, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वो एक जगह पर हम कहीं पर पता नहीं कोई वो जहां पे हमने देखी थी वहां कोई खवातीन और फैमिलीज हैं, उनको खाना देकर, तो आप बैठे हैं आप लोग सारे, हम आते हैं वापस। वो मेरे ख्याल से बहुत थक चुके थे सारे, वो जो हेलीकॉप्टर जिन्होंने सॉटी लेके जानी थी, वो बहुत मेरा ख्याल है, ख्याल क्या, मैंने कहा यार बैठ जाएं आप लोग, बहुत थक गए, थोड़ा सा रेस्ट। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अंधेरा हो जाएगा, पता नहीं क्या। हेलीकॉप्टर उड़ा और थोड़ी दूर गया और क्रैश हो गया। सबको याद होगा, याद आया, अगर 2005 का जलजला सबको याद है तो सबको याद होना चाहिए कि उस जलजले के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जी। उस हेलीकॉप्टर के अंदर एक नौजवान जो थे, ये शाहिद बेग मिर्जा साहब के छोटे भाई थे। अच्छा। एक भाई इनके वहां शहीद हुए उस हेलीकॉप्टर, इनके दूसरे भाई
2009 में अटैक हुआ ये लाहौर के अंदर आईएसआई हेडक्वार्टर्स पे, वहां पर दूसरे भाई इनके शहीद हो गए। 3 भाइयों में से 2 भाई इनके शहीद हुए, एक जल्जले के दौरान मदद करते हुए, दूसरी दहशतगर्दी की कार्रवाई में, तीसरे भाई, अब ये फैमिली और इनके फादर भी कहीं फौज में, अब ये जो है इनको मिली है सदर्न कमांड क्वेटा, शायद ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि एक तरफ जो आप यानी होता ना शोहदा, शहीदों के खानदान, शोहदा की फैमिली सारे, और दूसरी तरफ इसाक डार, मनी लॉन्ड्रिंग, मईशत का बिल्कुल ऐसे लिटा दिए। अब ये बात करें ना कि सिविल मिलिट्री, मुझे अब ये बताएं, इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे इंतहाई काबिल एहतराम है असफंदियार वली साहब, इंतहाई काबिल एहतराम, और उनके अपने नजरियात हैं, और मैं एएनपी के नजरिया, वो अफगानिस्तान में है इस वक्त, इसका कोई ताल्लुक, अब मुझे बताएं कि पॉलिटिक्स और मिलिट्री और स्ट्रेटेजी को कैसे मैं ना मिलाऊं या कैसे मैं इनको अलग करूं। इस वक्त असफंदियार वली साहब के अपने नजरियात हैं, वो इस वक्त अफगानिस्तान में है। बादशाह खान की बरसी आ रही है 20 जनवरी को, और असफंदियार वली साहब की गालिबन जो अफगान हुकाम कह रहे हैं कि बादशाह खान की, खान अब्दुल गफ्फार खान, चूंकि जलालाबाद में उनकी तदफीन हुई थी, अपनी वसीयत के मुताबिक उन्होंने कहा था पाकिस्तान में मैंने दफन नहीं होना, मेरी तदफीन 1988 22 जनवरी को, गालिबन 22 जनवरी 1988, 20 नहीं 22 है मेरे ख्याल से, सॉरी अगर मैं 20 और 22 में गलती कर दिया, तो उनकी तदफीन जलालाबाद में हुई थी 1988। ये वो दिन थे जब बहुत इस पे तनाज़ा खड़ा हुआ था। बहरहाल, अब उनकी बरसी की जो मेन तकरीब है वो पाकिस्तान में करनी है असफंदियार वली साहब ने, या जलालाबाद और काबुल में करनी है। ये अजीब है, यानी अब इस पे मैं क्या बात करूं। अच्छा, वहां मुलाकात गालिबा हामिद करज़ई साहब से, वो चाह रहे हैं कि वहां पे हो बरसी की मेन तकरीब अफगानिस्तान में, इन हालात में मौजूदा हालात में बरसी की तकरीब वहां पे हो, अफगानिस्तान में हो। चलें जी, अब ये सियासत है, ये सफारतकारी है, ये स्ट्रेटेजी है। वो हामिद करज़ई साहब जो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 3 दिसंबर को वहां पर अमृतसर ये करने जा रहे हैं, अमृतसर में, ठीक है, और हेलीकॉप्टर भी दे दिए उनको, इंडिया ने सब कुछ कर दिया। वहां सरताज अजीज साहब, सारे मुल्क बैठे। अभी तक मैंने आज फॉरेन ऑफिस में चेक किया, मुझे नहीं पता सरताज अजीज साहब वहां क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या पॉलिसी क्या है, पॉलिसी मतलब बात क्या करेंगे। वहां डिस्कस होगा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी जो बकबक चलती रहती है, ये हुआ वो हुआ। सरताज अजीज साहब आके क्या बेचारे, यानी उनका भी वही हाल बना दिए जो कि अब्दुल कादिर बलोच हैं, यानी ना वो उनसे बात हो रही है, ना समझ में आ रहा है क्या बोलना है, क्या हर ठुस हर बंदा। तो बात यह है कि ये स्ट्रेटेजी है, यानी आज वो साने बल्दिया टाउन कराची 250 बंदा जिंदा जल गया भत्ता लेने में, उजैर बलोच के पास ईरानियन पासपोर्ट निकल रहा है। ये सियासत है या ये आप सियासत नहीं, सियासत को अलग करें। और हमारे करप्शन के पूरा मुल्क बैठ गया, ऐसे कर्जे ले लेके ऐसे खा गए, पूरी रियासत को बिठा दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हिटमैन, उसका नाम इकोनॉमिक हिटमैन, माशी दहशत जो हिट करते हैं ना, प्रॉपरली वाइट किताब भी आ चुकी है। सबसे बड़ा पाकिस्तान के खित्ते का, शायद ये दुनिया के नाम लिखे जाएंगे इकोनॉमिक हिटमैन के, तो उनमें साकदार का नाम होगा। पूरी रियासत को वो कर्जों तले दबा के भागने के चक्रों में। वो फोन करें कमर बाजवा को। डॉक्टर साहब, इस पे भी ये सियासत है, ये स्ट्रेटेजी है कि आपका मुल्क इतना कमजोर कर दिया जाए, इतना कमजोर कर दिया जाए कि उसके बाद आप भाग जाएं बाहर, पैसा कमा के खा के, और बाद में कौम कर्जा उतारती रहे। डिफेंस के मामलात, स्कूल, कॉलेज, सीपैक, दहशतगर्दी, नहीं, ये तो सियासत है, ये लूटमार सियासत। इससे दूर रख, ना अदालत है, ना इसमें मीडिया है। हमसे पूछो ना, हमसे पूछना मत, खबरदार जो पूछा, सियासत जमहूरियत खतरे में आ जाएगी। 11 मजीद गुजरा भी काबिनेट में शामिल किए, इस पे भी बात करेंगे। एक मुख्तसर 30 ऑर्गेनाइजेशंस की पावर ले ली है आज उन्होंने, एमडी में अपॉइंट करूंगा, वजीर आजम साहब ने पावर्स ले ली है। ये हालत देखें जरा, वजीर आजम पाकिस्तान ने उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर्स थी कि हम अपना एमडी अपॉइंट किया करेंगे, वो पावर्स वजीर आजम ने छीन ली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये हाल है जी। डॉक्टर साहब, ब्रेक में उसके बाद आगे बात करते हैं जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर
एहलकार किसी भी शख्स की जासूसी कर सकेंगे। इस बिल को तफ्तीशी इख्तियारात के मुसव्वदा कानून या इन्वेस्टिगेटरी पावर्स बिल का नाम दिया गया है। मुतनाज़ा कानून के मुसव्वदे के मुताबिक हर शहरी का इंटरनेट रिकॉर्ड हुक्काम की रसाई में होगा, जिससे आम शहरी की इंटरनेट पर मसरूफियात या ब्राउजिंग हिस्ट्री जानना मुमकिन हो सकेगा। किसी भी जदीद मुआशरे में रियासती इदारों की जानिब से आम शहरियों की निगरानी के अमल के लिए हर जगह नजर रखने वाले बिग ब्रदर या बड़े भाई की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। नए कानून के तहत बरतानिया की टेलीकॉम कंपनियों को भी इस बात का पाबंद किया गया है कि वो सार्फिन की 1 साल के दौरान की गई इंटरनेट सरगर्मियों का रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखें। भारत के लिए पाकिस्तान से कहीं बड़ा खतरा चीन है। अब होगा पोस्टमार्टम। कोशिश कर रहे हैं कि वो मुलाजिम के तौर पे बिहेव ना करें बल्कि वज़ीर आज़म के तौर पे बिहेव करें। अब होगा तज्जियों पर तज्जिया। लंदन में प्रॉपर्टी है जी, लंदन में प्रॉपर्टी है। किसने दी किसको छूट, किसने बांधा किस पर झूठ, The complete and utter incompetence। किसने किया हकाइक को मस्त। मैं आ गया हूँ, अब ऐसे नहीं चलेगा। रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। ये जहां भी गए, जो भी किया, सब कुछ बदल डाला। मुकर्रर पाकिस्तान, कॉलम निगार, यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन एंड ब्रॉडकास्टर पावर एक्सीलेंस, बैनुल अक़वामी और मुल्की सतह पर खिदमात का एतराफ, सफीर अमन, मजहबी रवादारी और बर्दाश्त के अलंबरदार। पाकिस्तान की मोहब्बत इनकी असल ताकत। पाकिस्तानी टीवी का सबसे बड़ा नाम, पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, सिर्फ बोल न्यूज पर। टेक्नोलॉजी जो हमें आपके करीब लाती है, हम यहाँ से लाते हैं आपके लिए वो तस्वीर जो है हर अंदाज से जुदा। हम समेटते हैं मुल्क भर से हर वो अहम कहानी जिनका जानना हो आपके लिए जरूरी, और तराशते हैं वो शाहकार जो हमें बनाता है सबसे मुनफरिद। बोल, पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। पाकिस्तान में पहली बार दिन की तमाम ब्रेकिंग्स एक साथ। कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रेकिंग पैनल, 3 पैनल्स 3 शहरों से एक साथ। ब्रेकिंग टुडे विद साजिद हसन, रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। कौन जानती है सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने किया? पैनामा केस की समाअत से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, अदालती अहकामात की खुली खिलाफवर्जी है। पीटीआई तर्जुमान फवाद चौधरी का बयान। वजीर खारजा ना लगाना समझ से बालातर है। भारतीय जारियत का मामला आलमी सतह पर उठाने वाला कोई नहीं है। मियां महमूद रशीद की तनकीद। मेयर कराची वसीम अख्तर की मर्दान हाउस में शाही सैयद से मुलाकात, इमरान इस्माइल को फोन, कराची के मसाइल को मिलकर हल करने का अज़्म। 1 दिसंबर से अरकान पार्लियामेंट के असासों की जांच पड़ताल शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ने छानबीन की मंजूरी दे दी। जनरल राहील शरीफ ने एहसन तरीके से जिम्मेदारियां निभाई। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान से ताउन जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का आर्मी चीफ को खिराज तहसीन। तख्ते लाहौर को खारजा पॉलिसी का कुछ पता नहीं। मोदी सरकार की पानी बंद करने की धमकी के खिलाफ हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा जाना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की तनकीद। अवाम को हुकूक न देना कौम पर हमले के मुतरादिफ है। निजाम की बेहतरी पर कोई बात नहीं करता। मुस्तफा कमाल ने 23 दिसंबर को हैदराबाद में जलसा करने का ऐलान कर दिया। इमरान खान न होते तो पैनामा लीक्स का मामला खत्म हो चुका होता। शाह महमूद कुरैशी को अदालत से तवक्कुआत, कहते हैं हम पर सोलो फ्लाइट का इल्जाम गलत है। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। मिसबाउल हक कप्तान और अजहर अली नायब कप्तान बरकरार। पहला टेस्ट 15 दिसंबर से ब्रिस्बेन में शुरू होगा। GHQ में कमान की तब्दीली की तकरीब। सिक्योरिटी के पेश नजर इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस कल सुबह 6 से दिन 2 बजे तक बंद रहेगी। हम आपके तारीफी पैगामात और बेइंतहा हौसला अफजाई पे आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन अभी हम इश्तिहारात नहीं लेना चाहते।
बोल का पहला प्यार पाकिस्तान और बोल की अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान की वो तस्वीर सामने लाना है जो अब तक कोई ना दिखा सका। आपके इश्तिहार और आपका ताउन हमारे लिए काबिल इज्जत और सताइश है और वक्त आने पर हमारी अव्वलीन तरजीह भी, मगर इस वक्त सिर्फ मुस्बित पाकिस्तान हमारी प्रोडक्ट और हमारी तवज्जो का मरकज है। बोल, पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। डॉक्टर साहब, ये राना सनाउल्लाह किस किस्म के बयान देते रहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमें अब सही काम करने का मौका मिलेगा ये मुशीर और वुज़रा को पढ़ाने के बाद। सही बयान दे रहे हैं वो। अच्छा। जिंगो बिलोबा। अच्छा। जिंगो बिलोबा, इनको सबको इसका नाम लिख लें सब। जिंगो बिलोबा बाजार जाएं, केमिस्ट की दुकान से खरीदें और खाएं, लेकिन खाने से पहले उसके साइड इफेक्ट्स देखें। उसमें मैं बात नहीं करना चाह रहा और मसला खड़ा हो जाएगा। जिंगो बिलोबा खाएं, अपनी याददाश्त सब ठीक करें। यानी अब काम करने का मौका मिलेगा तो 8 साल से ये सारे के सारे इस्लामाबाद से लेके और कराची तक ये सारे यहाँ पे लूडो खेल रहे थे। ये असल में एक होता है ना फियर ऑफ अननोन, सबसे ज्यादा जो खौफनाक चीज होती है, आपको पता है, वो अगर कुछ सामने चीज आ जाए ना तो उसका इतना खौफ नहीं होता। जो भाऊ होता है ना, भाऊ, आपको यानी भाऊ नाम का कैरेक्टर होता है ना, एक बच्चों को डराते हैं, भाऊ आ गया। वो भाऊ किसी ने देखा आज तक? देखा किसी ने नहीं है। कहते भाऊ आ गया, ये इनको भाऊ का डर लगा रहता है। भाऊ, ये भाऊ आ जाएगा कहीं से। ये भाऊ कौन है, कहाँ रहता है, मेज के नीचे है, आसमान पे है, छत पे? ये फियर ऑफ अननोन है। मामूली है, कोई कह रहा है मामूली सी बात है, आर्मी चीफ चेंज हो गया, फियर ऑफ अननोन। भाऊ आ जाए किसी वक्त, इनको सबको पकड़ लेगा आके। अच्छा, अब मसला ये है कि ये डरते कौन लोग हैं? ये वो डरते हैं चोरी चकारी की हो। आम शरीफ आदमी तो नहीं डरेगा ना, वो कहेगा मेरी तलाशी ले लो भाई। पनामा लीग सामने खड़ी है, वो अपनी जगह खड़ी। फौज ने बतौर इंस्टीट्यूशन आज एक तो ये कि आराम से चले गए राहत शरीफ साहब। दूसरी बात है उन्होंने मैसेज दे दिया कि हम एक ही अदारा है और 2 अहम पोस्टिंग्स वो कर गए। जाते जाते राहत शरीफ साहब, 3-4 दिन बाद भी हो सकती थी, उन्होंने जाते जाते यानी कमर हेड्स ऑफ टू कमर बाजवा साहब ऑल्सो के, जिन्होंने मैसेज कन्वे किया कि वही पॉलिसीज आगे चलेंगी। भाई एक मिनट, कोई बड़ी कोई इतना साडा बंदा तोड़ा बंदा मुर्सी सीसी ऐसी कहानी नहीं है। अल्लाह ना करे ऐसा हो पाकिस्तान, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बात निकली, लेकिन मतलब ये कि फौज है भाई, उसको आप यहाँ पर एक दरबार ना बनाए। पर ये पंजाब पुलिस नहीं है, ये पंजाब पुलिस नहीं है, ठीक है। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है इरफान सिद्दीकी नहीं हूं, ना मैं अफसार आलम हूं, ना मैं नजम सेठी हूं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, ठीक है। ये इरफान सिद्दीकी साहब अचानक मुझे याद आ गए। ये भी एक अजीब कैरेक्टर, एक अजीब अल्लाह ताला ने एक जो ना मखलूकात में से आला और अरफा मखलूकात में से एक इरफान सिद्दीकी साहब है। मैं बाद में एक किस्सा सुना दूं। कुछ नया किया? हाँ, नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो चूंकि कह रहे वो उनको उस्ताद मोहतरम के चक्कर में वो क्या कुछ करते नहीं है, वो अलग कहानी है, वो छोड़ दें आप। मगर उस्ताद मोहतरम की एक और मैं कहानी बताऊं। ये जब हो गया ना इरशाद हक्कानी साहब का इंतकाल हो गया, रोजनामा जंग के मुल्क के बड़े सहाफी थे इरशाद हक्कानी साहब, तो इरफान सिद्दीकी साहब वो चूंकि अमूमन उस वक्त तक जरा जमीन पे होते, तब तो ये वो दरबार के आला और अरफा मकाम पे होता ना, मुल्ला दो प्याजा की सीट नहीं होती थी जहां पे वो अकबर आजम के दरबार में, तो मुल्ला दो प्याजा की जगह इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं इस वक्त। मैं उर्दू पढ़ाता था इसलिए आर्मी चीफ बनवाया। जिस दिन पता नहीं 2-4 इनको मैं जानता हूँ अच्छी तरह, क्या पता नहीं किस कोने कुदरे में छुपे होंगे या इनका बंगला बन रहा है, सुना है, वो बाद में कहानी छेड़ूंगा। ये इरफान सिद्दीकी साहब आगे कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं मिलते, नवाबत वाले पैसे नहीं देते, वहाँ इरशाद आरिफ साहब बैठे हुए हैं। इरशाद आरिफ साहब जबरदस्त हमारे सीनियर हैं और दुनिया में कहते हैं इरशाद आरिफ साहब पैसे नहीं देते, किसी तरह मेरी मीर शकील रहमान साहब से मुलाकात करवा देना। मैंने कहा यार अच्छा, मैंने मीर शकील रहमान साहब से कहा, मैंने कहा जी वो इरफान सिद्दीकी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि इरशाद अहमद हक्कानी साहब इंतकाल हो गया, तो वो दरमियान का जो हिस्सा होता है ना जंग अखबार का, शकील साहब मुझे कहते हैं, मीर शकील रहमान कहते हैं कौन इरफान सिद्दीकी? मैंने कहा जी वो इरफान सिद्दीकी साहब है। कहते हैं यार डॉक्टर साहब आप, मैंने कहा जी बड़े अच्छे आदमी हैं, वो आ जाते हैं दुबई में घूमते घामते रहते हैं इधर उधर, तो इनका पसंदीदा लफ्ज़ है टांगा। ये अमूमन दूसरों को टांगा कहते हैं, ये खुद पता नहीं टांगा चलाया इन्होंने, बच्चों ने क्या टांगा, तो इन्होंने कहा वो टांगा है, तो टांगा पता नहीं क्या किस अजीब कैरेक्टर वाला। अब वो वहां से जनाब ये एंटर हुए, इनके एंट्री इन्होंने मारी जंग में, और उसके बाद ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद वो खैर मैं पहले भी बता दूंगा, शकील रहमान साहब का बड़ा शदीद झगड़ा था, बड़ा शदीद नवाज शरीफ साहब से शदीद झगड़ा था।
तो मीर शकीलुर रहमान साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मेरी शकीलुर रहमान साहब से जरा दोस्ती करा दी। बिल्कुल ईंट कुत्ते का झगड़ा। आपको पता है ना, गवर्नमेंट जो गिरी थी 99 वाली, तो बंद हो गया था जंग अखबार, एक दबरदूज हो गए थे सारे, ऐसे सैफुर रहमान ये सारा। तो मैंने जनाब वहां दुबई के अंदर एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वो एक तो न्यूयॉर्क वाला नहीं, दुबई में भी है, पुरानी बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहां पे एक खाना किया मैंने, नवाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब को बुलाया और साथ यहाँ पे शकीलुर रहमान साहब, इनकी मैंने इनको लंच पे बुला के इनकी सुलह सफाई करवाई। मैंने कहा जी आप लोग ये किसी तरह मोहतरमा को खबर हो गई, शकीलुर रहमान साहब इस बात की गवाएं और मियां साहब भी और इसाक डार साहब भी, वहां किसी तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब को खबर हो गई कि मैंने ये लंच अरेंज करवाया। तो वो बड़ी नाराज हुई और उन्होंने कहा कि ये तुमने क्यों, डॉक्टर शायद तुमने इनकी सुलह क्यों करवा दी आपस में, ये तो बहुत ही आगे मसला होगा और ये, और वो थोड़ी नाराज हुई। वहां से जनाब इनकी, खैर वो शकीलुर रहमान साहब के अपने स्ट्रेटेजी या उनके जो भी मामला नवाज शरीफ साहब, वहां से स्टोर बीच में इरफान सिद्दीकी साहब का जो मारा ना इन्होंने बीच में टक करके, कि अचानक इन्होंने वो जगह पकड़ी, जंग में मैं लिखूंगा कॉलम, यहां इन्होंने कहानी डाली, जनरल कियानी साहब को इन्होंने कहानी डालनी शुरू की, मेरे कॉलम पढ़ते हैं, जनरल कियानी मेरे कॉलम पढ़ते हैं, फिर कॉलमों से कहानी आगे निकली, कहीं दरमियान में मुजाहिद हुसैन साहब का जिक्र भी आता है। वो तो मतलब वो एक ऐसे अजीब व गरीब किस्म की शख्सियत है। बाद में मुझे पता चला मेजर आमिर साहब जो हैं उनके दोस्त हैं, ये इन्होंने एक दिन मुझे कहते हैं वो टांगा है मेजर आमिर, वो मेरे बारे में क्या, एक ऐसा फनकार आदमी है, कमाल चीज है, कमाल चीज है। और इस वक्त आप सूरत हाल देखें, ये दाएं बाजू उनकी किताब में कल परसों दिखाऊंगा आपको, नक्शे ख्याल, तालिबान 9/11 के बाद क्या हो गया, जुल्म हो गया, अमेरिका आ गया, मतलब पढ़ पढ़ के लोग रोते थे, हाय इरफान सिद्दीकी क्या लिख रहे हैं। क्या अब इरफान सिद्दीकी और नजम सेठी एक साथ बैठे और नजम सेठी कहते मारो इनको, अमरीकियों मारो, आके और मारो, कुछ लोग ये करो, बर्बाद करो, ये रोते रहते थे। यहां से सुर्ख जो है वो खून बह रहा है और स्याह पगड़ियां और ये फलाना, ऐसी दर्दनाक कहानियां, ये और नजम सेठी ऐसे। अब यानी पैसा देखें क्या चीज है, यानी आप जरा तस्वुर करें कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और असफंदियार वली, यानी वो इस्लाम ये जनाब सेकुलरिज्म के अलम बरदार, ये एक साथ हैं। यानी आप इस मुल्क में जरा बर्बादी देखें, नजरियाती, सियासी, और ये 2 नंबरी देखें कि ये कहां गए सारे नजरियात, पैसे के चक्कर में ये सब सारे एक साथ हुए हैं। यानी जरा तस्वुर करें ना आप, यानी मैं परसों सोच रहा था कि जो मेमोगेट आया तो मेमोगेट में एक कैरेक्टर था मंसूर इजाज के वकील कौन थे, अकरम शेख जो मियां साहब के वकील हैं, और हुसैन हक्कानी साहब की वकील कौन थी, आसमा जहांगीर। इस वक्त आसमा जहांगीर साहब और अकरम शेख एक साथ खड़े हैं। मतलब खुदा, मेरा ख्याल से हुसैन हक्कानी और मंसूर इजाज को भी एक साथ मिलके उनको बॉक्सिंग करनी चाहिए, जैसे मंसूर इजाज की टेपें आई थी। यानी ये ऐसे, ये अजीब और गरीब किस्म का कबीला है। और बकौल इरफान सिद्दीकी साहब लिखते थे दस्तरख्वानी कबीला, आय हाय, मैं पढ़ के इनके कहता था, मैं भी बड़ा इंप्रेस होता था, कहते दस्तरख्वानी कबीला है ये सब दस्तरख्वान पे कौम के पैसे, कौम का खून, कौम की बोटियां और नोच रहे हैं ये हर रोज, हर गुजरते दिन के साथ। ये मईशत जहां पे ले गए हैं पाकिस्तान की, मुझे नहीं पता कि इसको, ये तो दहशतगर्दी है। देखिए ना, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मैंने जिस दिन मरना है, मैं कुदरती मौत मरूं, मैं किसी बम धमाके में मरूं, मैं जिस दिन गोली खा के मरूं, जैसे भी मैंने मरना है, जब बीमारी से मरूं, लेकिन जो हर रोज इस कौम के लोग मर रहे हैं, हर रोज जिनके बिल गैस के, जिनके बिजली के बिल, जिनके बच्चों की फीसें, जो स्कूलों की लाइनों में खड़े हुए, कॉलेज, और सामने से हट्टे कट्टे मुस्टंडे गुजर जाते, कौन है तू, ये उसका बेटा है, ये कौन है तू, मैं उसका बच्चा हूं, ये मैं उसकी बच्ची हूं, टेढ़ी मेढ़ी शक्लें, ये हराम खोर हैं तो बच्चे भी आगे वैसे। अब बात यह है कि ये इस मुल्क को जहां ले गए हैं, और ये क्या सिक्योरिटी रिस्क ये नहीं है कि हर रोज मुल्क की जड़ें खोखली हो रही हैं क्योंकि आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है। ये कर्जा 3 अरब रुपए जो और ले लिया है सागदार साहब ने, ये कर्जा कौन उतारेगा, ये तो भाग जाएंगे। 2018 में हम इलेक्शन जीतेंगे क्योंकि नहीं आर्मी चीफ आ गया। ओ भाई, आर्मी चीफ तुम्हें इलेक्शन जिताएगा? वो फजूल तरीन दुनिया की बात कर रहे हो, फौज तुम्हें इलेक्शन जिताएगी? ये किस तरह की, ये नहीं हम बच गए, ओ जी हम शुक्र खुदा का बच गए, वरना 2 नवंबर को पता नहीं क्या हो जाता, अब हमें काम करने का मौका मिलेगा। इनके ये किस किस्म का कबीला है? ये मैं कहता हूं इतना बड़ा, जितने बड़े ये सिक्योरिटी प्रॉपर में, यानी वो तो एक सियासी बात होती थी ना
ये प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेट है, प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेट, रिस्क नहीं थ्रेट। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इनको ये पता ही नहीं है कि इस इलाके में क्या हो रहा है। इनके एक इत्तेहादी उधर बैठे हैं, एक इनका दरबारी उधर बैठ के गालियां दे रहा होता है, एक कुछ कर रहा होता है, आदि इन्होंने वो सोशल मीडिया पे लगाए हुए लोग इधर लगाए हुए उधर, यानी ज़रबे अज़ब आगे चलेगा। यानी ये क्या कह रहे हैं, वापस हो क्या मतलब कराची में लाशें नहीं शुरू कर दें, हो जाएंगी दोबारा? क्या होगा? बलोचिस्तान में बम धमाके, दहशतगर्दी, वो डिग्री तो डिग्री है, असली हो या जाली हो, याद है वो हालात? 100 लाशें बड़ी होती थी, अब देख रहे हैं हालात। यानी ये क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ये क्या इनको क्या तवक्को है कि अब आज के बाद क्या होगा, क्या कल के बाद क्या होगा, सारे चोर निकल के आ जाएंगे? ये अजीब मखलूक है। तो डॉक्टर साहब, नेशनल एक्शन प्लान को किस तरह यकीनी बनाया जाएगा? अभी भी राहिल शरीफ साहब इनको जिंगो बिलोबा खिलाएं, इनको समझाएं, इनको याद करवाएं, इनको तारीख पढ़ें, ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा। आज मैसेज आ गया वहां से, जिंगो बिलोबा खिला के कादिर बलोच साहब को बल्कि ओवरडोज भी करा दें ताकि साइड इफेक्ट भी जो उन्हें हो जाए, कुछ को तो हो जाए। बात यह है कि उस वक्त कमर बाजवा साहब भाई जो मुशर्रफ साहब वहां गए थे, तो आपको ये किसी ने याद नहीं करवाया? यानी कैसी, और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? इलेक्शन से क्या ताल्लुक? पनामा लीग सर पे खड़ी है, 3 तारीख को पनामा लीग कतरा कतरा करके, नहीं कतरी, कतरी आ गया, कतरी शहजादा, उसके पेपर्स, आपका ट्रायल, और जिंगो बिलोबा फैमिली को भी खिलाएं। ठीक है ना, जिंगो बिलोबा खिलाया होता फैमिली को तो बच्चे अलग अलग बयान देते हैं। यानी याददाश्त सबकी एक जैसी रहती है ना, मेमोरी, वो एक बच्चे सारी बच्चों ने अलग अलग बातें कर दी। चौधरी निसार की तबीयत ठीक हो गई? नहीं डॉक्टर साहब, अभी भी लंदन में। अभी भी लंदन में? अच्छा, उनकी तबीयत क्यों नहीं? अच्छा, वो चूंकि पता नहीं बाहर बीमार थे तो हाई कमीशन में कैसे गए? बाहर ठीक है, वो आ जाएंगे, अल्लाह ताला खैरी से लाए। लेकिन ये है कि वो मेरा ख्याल है कि इस इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उनके और इस्टेब्लिशमेंट, मियां साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, चूंकि चौधरी निसार हुआ करते थे, शहबाज शरीफ हुआ करते थे, शहबाज शरीफ तो यहीं रह के मेरे ख्याल से जिंगो बिलोबा खा रहे होंगे इस वक्त, उनको भी नहीं बताया होगा मियां साहब ने। वो भी कुछ उन्होंने काबीना बढ़ा ली, आज पता नहीं 14 लोग और रखे, 11 थोड़े हैं मेरे ख्याल से, 50 और रख लें, 50-60 और रख लें। और लेकिन ये है कि फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब ऐसे ही चलेगा, बल्कि मजीद तेज हो जाएगा, मजीद तेज हो जाएगा। इनकी जो हरकतें हैं ना, ये जो बातें करवा रहे खुद कर रहे हैं, वो तो जी 2 नवंबर को ये होने वाला था। वो तो जी कमर बाजवा साहब कोर कमांडर थे, अगर राहिल शरीफ कहते 1 मिनट जरा कोर कमांडर को ऑर्डर करते, वो जाके 111 वो फड़का के, इनको आदमी ये क्रेडिट उनको नहीं जा रहा, कमर बाजवा साहब को जा रहा है, कमर बाजवा साहब कमर। और साथ ही वो इन्होंने एक कैंपेन जो शुरू की मजहब के वास्ते जलील तरीन हरकत, घटिया तरीन हरकत की इन्होंने, और जो बाउंस बैक कर गई। अच्छा हुआ साजिद मीर साहब ने दोबारा रजू किया अपने ख्यालात से और उसको वापस, घटिया हरकतें कि जाने वाले को इज्जत से भेजना नहीं, आने वाले को, लेकिन नतीजा वही होगा जो पता नहीं किस मुझसे के मुल्क का नाम है, छोड़ें उसको। लेकिन ये है कि जिंगो बिलोबा खाएं ताकि इनकी याददाश्त ठीक रहे। ऑपरेशन आगे चलेगा जी, और टेस्ट केस भी, खैर वो मैं लार्जर बेंच बन गया, बिल्कुल ऐसे खुली पड़ी है, खुली किताब की तरह। वकील भी सामने, वो देखें अदालत के सामने सारी चीजें हैं ना, अदालत भी तो है ना, तभी तो ये डरे होंगे कि सुमोटो ना हो जाए, तभी तो 24वीं तरमीम लाओ, ऐसा हो ना अदालत के सामने सबूत ना, वो खुद ही सुमोटो लगेगा, इसको करो उसको करो। ये पनामा इनके पैर में च्युइंगम की तरह चिपक गया, और न्यूज लीक्स और डॉन लीक्स भी चिपकी हुई है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब क्यों कह रहे हैं नबी की सियासत में जा रही है पीपल्स पार्टी है, एकदम से उनको क्या हुआ? कल मेरे ख्याल से आबिद शेर अली साहब ने जुमले कहने शुरू किए, आगे से बिलावल ने, आबिद शेर अली साहब एक जो है ना वो, मतलब वो मेरा ख्याल है कि वो पहले राना सनाउल्लाह साहब को जवाब दें। इनके देखे ना वजीर, सबकी बातें अलग अलग हैं, हर आदमी डरा हुआ है, फियर ऑफ अननोन, भाऊ से डरे हुए, भाऊ कौन है किसी को नहीं पता। ये आप जरा, इनके बच्चों को भी याद नहीं रहता कि क्या बातें की हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और कह रहे हैं, कादिर बलोच साहब कह रहे हैं कि पीर में चोरा नहीं भोंकूंगा या घोंपूंगा, वो कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कोई साजिश नहीं हुई, ये कह रहे हैं उसने की, वो किया। असल मामला क्या है? असल मामला ये है, खुश होते हैं किसी बात पे, आपने नोट किया एलओसी पे फायरिंग अचानक बंद हो जाती है, और मेरे सब परेशानी, ये पनामा का मसला तो छिड़ गया ना, खतरनाक हो गया, पहले दिन एलओसी पे गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ये एलओसी, कोई ना कोई मामला मियां नवाज शरीफ साहब का की खुशी का एलओसी के साथ है कोई मामला, मुझे बताएं एलओसी कहां गई? पिछले 24-48 घंटों से गोलाबारी क्यों बंद हो गई अचानक? उधर मियां साहब खुश होते हैं, मियां साहब परेशान होते हैं, एलओसी खुल जाती है। मियां साहब ये कुछ क्या है, मैं कोई बात नहीं कर रहा, मगर कुछ है,
कुछ है मेरे ख्याल से। मैं भी कुछ जिंगो बिलोबा थोड़ी सी खाऊं, सोचूं कि कुछ है। आप देखें ना कैसी खौफनाक सूरत हाल थी। अचानक एलओसी अच्छा है, मगर कैसे, क्यों? लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, मगर कैसे? मियां साहब क्राइसिस में आते हैं तो क्यों एलओसी पे फायरिंग शुरू हो जाती है? मियां साहब जब क्राइसिस से निकलते हैं तो एलओसी भी खामोश हो जाती है। डॉक्टर साहब, सरताज अजीज साहब क्या करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या मकासद है? एजेंडा तो बिल्कुल ही कुछ और है। मुझे बिल्कुल नहीं पता। सरताज अजीज साहब, सईद उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, चौधरी सार साहब बीमार हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बीमार हो गए थे, अल्लाह ताला ने उनको ठीक कर लिया उनको। और कई लोग जो हैं वो उनकी यादाश्त खो चुकी है, कई लोग जो हैं वो बदहजमी का शिकार हो गए हैं। मतलब इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो बीमारी का शिकार है। और उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये पनामा जो परसों आ रहा है ना, ये इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि अभी क्या करेंगे। अब ये यानी देखिए ना, तो स्मूथ आराम से ट्रांजिशन। अभी लोगों को क्या याद दिला रहे हैं, अच्छा ये हो गया था, अच्छा वो धरना हुआ था, जब साजिश थी। ये बकबक की शेल्फ लाइफ होती है ना, 24-48 घंटों के बाद ये बकबक खत्म हो जाएगी। उसके बाद अब आ जाए चोरी चकारी पनामा पे आ जाए। अब असल मौजूद छेड़े, फौज को साइड पे करें, मीडिया को भी साइड पे कर दें, आप उस सबको साइड पे करें। आप ये बताएं कि इस चोरी चकारी को डिफेंड करने के लिए मैं मुंतजिर हूं कि कौन सी शख्सियात तुलू होती हैं। कुछ तो बहुत सारी शख्सियात टीवी, मुख्तलिफ टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने हायर कर ली मुझे गालियां देने के लिए, ठीक है, वो हायर करते अच्छा गुड। लेकिन सवाल ये है कि उसको ये कैसे डिफेंड करेंगे कि पनामा को और ये जो कर्जों का मामला दोबारा देखें। कल ये आ जाए कमर बाजवा साहब, हमारी तरफ से उनको वेलकम होगा, पूरी कौम की तरफ से होगा। लेकिन परसों से वही कहानी शुरू हो जाएगी फिर दोबारा के तलाशी दें। और अच्छा है कि उसमें से बाइज्जत तौर पे निकलें, लेकिन अगर बाइज्जत तौर पे निकलने के लिए आपको कतरी शहजादे की, अब देखें ना ये स्ट्रेटेजी, यानी कतरी शहजादे ने पैसे दिए थे। अब मुझे बताएं ये सियासत है या ये स्ट्रेटेजी है सिक्योरिटी मुल्क की? क्या आप जाए कतर से बात करने के ताल्लुकात हमारे ऐसे हों तो आगे से कतरी शहजादा का 1 मिनट ठहरो, तुम्हारे तो वजीर आजम को, हमारे साबिक वजीर आजम ने जो खुद पनामा लिख दिए पैसे दिए हुए, पैसे खा के भागा हुआ तुम्हारा वजीर आजम, ये मुझे बताएं ये खाक सफारतकारी होगी? ये खाक आपकी सिक्योरिटी? तो ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है कि मियां साहब अदालत को फेस करें, गलूच से परहेज करें। आज दोबारा 2 दिन के वक्फे के बाद मैंने मोहम्मद जुबैर साहब को फिर वो तुलू हो गए दोबारा, कह रहे हैं मुतालबा करें उनकी तलाशी दें। इमरान खान तो देना, इमरान खान तो कह रहे हैं मुझे, वो तो कह रहे हैं मुझे टीओआर के तहत उसी टीओआर देखें। हम तो इसीलिए इमरान खान को मैं फेवर कर रहा हूँ ना कि वो कह रहे हैं मेरे लिए भी वही पैमाना रख दो जो इनके लिए रखा है, वो तो इक्वल करना है ना, उसकी भी तलाशी लें आप और अपनी तलाशी दें पहले। लेकिन बात यह है कि ये मसला, मुझे जो दुख है वो इस बात का है कि मियां नवाज शरीफ साहब हों या सियासतदान हो, आप देखें कि जब उनकी करप्शन पकड़ी जाती है, जब उनकी गवर्नेंस पकड़ी जाती है, जब उनकी सफारतकारी की कोताहियां पकड़ी जाती हैं, तो वो किस तरह से अचानक उनकी नजर में जमहूरियत हिल जाती है। यानी आप देखें, और किस तरह से नजरियाती तौर पर, मैंने 2 मिसालें दी ना आपको। यानी अब आप देखें ना, असफंदियार वली साहब और मौलाना फजलुर रहमान में क्या चीज मुश्तरका है, क्या चीज? क्या ये दोनों जमहूरियत पसंद हैं? क्या असफंदियार वली तो बड़ी थे मुशर्रफ साहब के, फजलुर रहमान भी बड़ी थे, कैसी की क्या मुशर्रफ के दोनों बडीज थे। और इरफान सिद्दीकी साहब और नजम सेठी में क्या कॉमन है? तो बात यह है कि ये जो है ना, इस जेब से निकालो तो लिबरल पिटारे में से निकाल लो, लिबरल ऐसे बोलेगा, इधर से निकाल लो तो वो मजहब का नाम लेके ऐसे बोलेगा। असल चीज ये पैसा मुल्क खाओ, लुटो तो फुटो, लेकिन लुटो तो फुटो मुशाहिद हुसैन साहब का जुमला है, वो गालिबन अगले वजीर खारजा बन सकते हैं अगर इसी तरह से उन्होंने डॉक्टर साहब अपना काम जारी रखा। कल नई खबरों के साथ फिर आपके साथ इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे, नए तबसरों के साथ। थैंक यू सो मच। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।